हेलो व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 11 फिजिक्स पार्ट सेकंड का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो असल में हमारा टॉपिक है इधर कूलम्स का। तो हम बिल्कुल बेसिक से आएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिक से अगर हम समझते हैं तो टॉपिक हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट। चार्ज को जब हम रेस्ट पोजीशन पर क्या करते हैं, इधर इसमें स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज द it is the branch of physics which which deal with the study of electric electric charge when they are at rest। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स के वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं, एट रेस्ट पोजीशन पर हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, दो किस्म के हमारे पास चार्ज होता है। एक चार्ज हमारे पास क्या होता है, टू काइंड्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। पहला हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और सेकेंडली हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इन दो चार्ज की प्रॉपर्टीज ये है कि जब हमारे पास, एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई तीसरा चार्ज नहीं है, एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, हमेशा से रिपल करेंगे। और नेगेटिव हमेशा से मतलब ये है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। बट अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे, आप ये लिखते जाएं, सेम चार्जेस रिपल each other, but unlike charges क्या है, attract each other। चार्ज क्या है, इसमें दो सेम चार्ज हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा से क्या कर लेंगे, रिपल करेंगे। ये हमारे पास एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये एक दूसरे को हमेशा से क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, इधर पॉजिटिव है, अनलाइक चार्ज मतलब एक नेगेटिव है, ये एक दूसरे को हमेशा से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो रिपल्शन और अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस चार्ज के दरमियान वाली जो एक फोर्स होती है, रिपल्शन और अट्रैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसको हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इस बोर्ड को मिटाएंगे और इसके बाद हम इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के दरमियान है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको क्या क्या किसने, कॉलम्स ने हमें मेजर करके दिया है। कॉलम्स एक साइंटिस्ट है, चार्ल्स कॉलम, उसने 1884 में इसको अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज़ करके इसकी मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी को हमें क्या कर दिया है, इसको मेजर करके दिया है। तो इसको लिखते हैं कॉलम्स, साइंटिस्ट का नाम था कॉलम्स। उसने क्या किया है, द क्वांटिटेटिव measurement of electrostatic force was investigated by the Charles Coulomb in 1884 में। In 1884 he put forward law known as Coulomb's law। ठीक है। तो 1884 में उसने उसको क्या कर दिया, मेजर कर दिया। उसने एक स्टेटमेंट दी, इसके स्टेटमेंट को हम इधर लिखते हैं। और स्टेटमेंट क्या है,
स्टेटमेंट उसकी जो बताया गया द फोर्स ऑफ attraction and repulsion between the two stationary charges is directly proportional to the magnitude of product of charges. इसने क्या बताया फर्स्ट पार्ट में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेशनरी की बात हो रही है, ये इसके कुछ लिमिटेशन है। कूलम्स जस्ट फॉर स्टेशनरी चार्ज। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चार्ज है, ये दोनों ही चार्ज अगर मोशन में है तो ये नॉट वैलिड होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक चार्ज रेस्ट में है, दूसरे चार्ज हमारे पास मोशन में, तो तब ये वैलिड होगा। अगर दोनों चार्ज मोशन में है तो ये इसका लिमिट नहीं है कि ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में ये बता रहा है कि एंड इनवर्सली proportional to the square distance between them। तो उसने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। मतलब जितनी चार्ज होगी, जितने चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, इतना इसका क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है होगा, ये क्या होगा बढ़ जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका मतलब ये है कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम इसको मैथमेटिकली इसको ड्राइव करके देखते हैं तो आप लोगों को फिर अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो इसका ये स्टेटमेंट है, ये आप लोग नोट कर दीजिए। तो उसने क्या किया, कॉलम्स ने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय द चार्ल्स कूलम्स ने इसको इन्वेस्टिगेट किया 1884 में। उसकी स्टेटमेंट ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। हमारे पास चार्ज 1 और चार्ज 2 दो चार्ज है, इसलिए प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। अभी हम इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद इसको मैथमेटिकली ड्राइव करके देखते हैं। तो दोस्तों हमने स्टेटमेंट में ये पढ़ा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको हम इस तरह लिखते हैं, इधर देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोडक्ट किस लिए ले रहे हैं, इधर हमारे पास दरमियान है ना माइनस है ना प्लस है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जितनी चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज की मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इतना इन दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या था, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। याद रखें कि हमने स्क्वायर लगाना है, अगर ज़्यादातर लोग इसको भूल जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है अगर हम फासले को दुगना करते हैं, डबल करते हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 4 गुना कम हो जाती है। ठीक है, तो इस दोनों को हम कंबाइन करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो कंबाइनिंग बोथ रिलेशन, combining both relation, अगर दोनों रिलेशन को हमने कंबाइन किया तो ये हमारे पास क्या आता है, F is directly proportional to Q1 Q2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या होगा, R का स्क्वायर। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए हम इधर इक्वालिटी साइन लगाते हैं। इक्वालिटी साइन लगाने के बाद हमने एक कांस्टेंट लगाना है, हर इक्वेशन का एक कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम K से लिखते हैं। तो ये क्या होता है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये जो K है ये हमारे पास क्या है, अल्फा कांस्टेंट है। ये हमारे पास कूलम्स है, कूलम्स लाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो where the K is alpha constant या इसको कह सकते हैं
एज कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज, ठीक है, आल्सो नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। ये हमारे पास के है, इसको हम अल्फा कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये के है, इसकी एक खास वैल्यू होती है। इस वैल्यू को हमने क्या करना है, के की जगह पुट कर देना है। तो ये आएगा, तो जगह कम है इसीलिए इसको हम मिटाकर फिर लिखते हैं। तो दोस्तों ये जो के जो है हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी कुछ खास वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमें जो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। ओनली इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। जब हम इसके साथ ये लगाते हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हमारे पास दो चार्ज के दरमियान जो फ्री स्पेस होगा, बिल्कुल जो कुछ हम वैक्यूम है, कुछ भी नहीं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो भी कुछ भी नहीं रखा, तो हम ये एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, ये फ्री स्पेस के लिए। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू किसके बाद 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो इसकी वैल्यू है 4 हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अगर हम इसको पूरे के पूरे इसके की वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है के इज इक्वल टू, यहाँ पर हम निकालेंगे के इज इक्वल टू किसके बराबर 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई, ये जो वैल्यू है इसको हम इधर पुट करते हैं 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये जो के की वैल्यू है, अगर हम इसको पूरा का पूरा निकाल देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो के की वैल्यू, फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आता है, ये इसके की वैल्यू हमने वहाँ पर निकाली है। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो के की वैल्यू भी हमारे पास गिवन होती है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो फाइनली फॉर द वैक्यूम के लिए अगर हम कूलम्स लॉ को निकालते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि 1 Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ये हमारे पास है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर द वैक्यूम। कूलम्स लॉ वैक्यूम के लिए जब हम निकालते हैं तो ये होता है, ठीक है। इधर हमारे पास चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है और Q2 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन होती है, आर हमारे पास गिवन होता है, ये सारे कांस्टेंट हमारे पास गिवन होता है। जब भी हम किसी कूलम्स दो स्टेशनरी चार्ज के दरमियान जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं तो ये फार्मूला हम हमेशा से यूज करते हैं। तो बच्चों ये जो फाइनली फार्मूला हमारे पास आया है, जो के की वैल्यू मैंने इधर पुट करने के बाद, ये जो फार्मूला है ये किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर द वैक्यूम के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू ये निकाली है, और ये जो के की पूरा वैल्यू है हमारे पास ये निकाली है। के की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होता है तो हम इसको फिर पुट करते हैं, ठीक है, पूरे होल वैल्यू को। यहाँ पर हमारे पास Q1 गिवन होता है, Q2 गिवन होता है और डिस्टेंस भी हमारे पास होता है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो स्टेशनरी चार्ज के दरमियान निकालते हैं तो इस फार्मूले को हम यूज करके निकाल सकते हैं। आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट आपको पूरा तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह कर लेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म इसका कर लेंगे और इसके बाद एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखकर इसको कर लेंगे। इधर तो हमने फ्री स्पेस के लिए क्या है, वैक्यूम के लिए क्या है। इस लेक्चर को मजीद अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कर दें ताकि उनको भी कोई मदद मिल सके इससे।